हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के इंटेलिजेंट बुद्धिमान विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना। यस, 2 तारीख को आपकी परीक्षा है। एमपी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी की। 20 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड हो चुका है और 2 मार्च को आपके एमपी बोर्ड की परीक्षा है। तो बेटा मैं आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि काव्य खंड के सभी चैप्टर्स को शामिल करेगा ये वीडियो। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मैं यहां पर लेकर आई हूं आपके लिए। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर 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 पूछे जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहना और बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और याद रखना। चलो करते हैं शुरू पहले चैप्टर से। पहला पार्ट क्या है हमारा? आत्म परिचय और एक गीत या दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो सबसे पहला प्रश्न है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? जो संसार के लोग हैं वो पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? का धर्म, खा मोक्ष, गा अर्थ और घा काम। धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। तो वो क्या जोड़ते हैं? अर्थ। अर्थ मतलब आपको पता है ना, पैसा। बस संसार के जो लोग हैं वो पैसा ही जोड़ते रहते हैं। अगला है, कवि कैसे संसार को ठुकरा देता है? नहीं चाहिए मुझे ऐसे संसार। कैसे संसार को? का ईमानदार, खा सत्यनिष्ठ, गा कर्मशील या घा वैभवशाली। वैभवशाली मतलब जो भौतिकतावादी हो, जो एकदम दिखावटी, सुखी संपन्न एकदम। तो क्या इसी को ठुकराता है कवि? बिल्कुल। वैभवशाली संसार को कवि ने ठुकरा दिया है कि नहीं भाता है मुझे ऐसा संसार जहां पर अपने ही अपनों के शत्रु बन जाएं या सिर्फ और सिर्फ दिखावटी प्रवृत्ति को ही वो मोल दें या भाव दें। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? का है अवसाद, खा है एहसास, गा है एहसान और घा है अवसर। तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कहा है अवसाद मतलब दुख। अवसाद मतलब होता है दुख। बिल्कुल। अगला है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो समय कैसा है? स्थिर, खा परिवर्तनशील, गा तीव्र या घा उग्र। तो समय है परिवर्तनशील, जो कभी भी रुकता नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बताया है इसमें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? तो का है पत्नी से तलाक हो जाने के कारण, खा प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, बेरुखी भी कह सकते हैं निष्ठुरता को, या फिर गा संतान सुख से वंचित होने के कारण, या फिर घा परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो यहां पर जो कवि है उसकी संतान सुख से वंचित होने के कारण वो दुखी है। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? का है प्रसन्नता, खा है उत्साह, गा है विह्वलता या घा घृणा। तो कवि के जो हृदय में कैसे भाव भरे हैं? उनके मन में घृणा के भाव है कि ये संसार मुझे नहीं भाता है, बिल्कुल अपूर्ण संसार है, घृणित है, ये नहीं करना है इससे कोई प्रेम प्रेम। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगते हैं? हाँ, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ अर्थात घोंसले। ठीक है, तो नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। घोंसला, घोंसला ओ की मात्रा है। ठीक है बेटा। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? कैसे पता चलता है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ जल्दी से मिलना चाहती है? का चहचहाने से, खा तेज उड़ने से, गा पीड़ा में तड़पने से या फिर घा जल्दी जल्दी दाना चुगने से। कैसे पता चलता है कि चिड़िया अपने बच्चों से मिलना चाहती है? तेज उड़ान से, उसकी पंखों में चंचलता जाती है, वो तेज तेज उड़ने लगती है।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है। यह ध्यान परों में भरता चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बिल्कुल। मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह गीत भरता विह्वलता है, मतलब ये सोच कर ही शिथिलता। उर में उर मतलब होता है हृदय, तो ये सोच कर कि उसके लिए कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा है, तो उसका हृदय कैसा हो जाता है, दुखी। और अब देखना है कि यहां पर दुखी किसका अर्थ होगा, विह्वलता मीन्स दुखी होगा, तो आंसर सही होगा ग, विह्वलता। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है, बताइए। तो का है लाल सवेरा, खा है बौछार, गा है पतंग और घा है तला कागज। तो यहां पर पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा क्या था, यहां था लाल सवेरा। जैसे खरगोश, आपने सबने देखा है ना, सफेद खरगोश है, उसकी आंखें ऐसी लाल दिखती हैं। तो जब सुबह सूर्योदय से पहले जो वातावरण होता है वो खरगोश की आंखों की तरह होता है। मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है। अब कवि देखता है कि चिड़ियां बहुत तेज तेज जा रही हैं, उड़ रही हैं बहुत अच्छे से, और ये पंखों में उनकी चंचलता भर देता है। लेकिन अब कवि के घर में तो कोई नहीं है, उनके पैरों में क्या आ जाती है फिर, हाँ, का है चंचल हो जाते हैं क्या, वो तेज तेज चलते हैं, या शिथिल बहुत ढीले ढाले से पड़ जाते हैं उनके हाथ पैर, या दुखी हो जाते हैं, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तो नहीं होगा, यहां पर शिथिलता ही सही आंसर होगा इसका। अगला है कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा। कवि जब फूट पड़े मतलब बहुत अधिक रो पड़े, तो कवि ने समाज ने क्या कहा। का छंद बनाना, खा बहाने बनाना, गा अभिनय करना, या घा आंसू बहाना। तो मैं फूट पड़ा जग कहता है छंद बनाना। वाह, क्या लिखा है आपने हरिवंश राय बच्चन जी, आपने तो बहुत अच्छी कविता लिख दी। इस तरह से लोगों को क्या लगा कि मैं छंद बना रहा हूं, मैं कविता की रचना कर रहा हूं, जबकि मैं तो, मेरा दिल तो रोया था, फूट फूट कर रोया था। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है। का मस्ती, खा हंसी, गा सुधारवाद, या फिर घा निष्क्रियता। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश है निष्क्रियता। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है कि कहीं रात ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी जानना है। का प्रेमी, खा तपस्वी, गा थका पंथी। थका पंथी, पंथी मतलब राहगीर। तो जो राहगीर है वही डरेगा थोड़ा कि यदि रात में अंधेरा हो गया तो घर पहुंचूंगा, तो इसलिए वो थका हुआ पंथी भयभीत रहता है थोड़ा। आत्म परिचय कविता के रचनाकार यस, हरिवंश राय बच्चन जी। कवि किसका भार लिए फिरता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, ऐसा कुछ। का घर बार का, गा कार्यालय का, गा जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, या घा आसपास का। तो उत्तर है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। इस तरह से आपको ये उत्तर बहुत हेल्प करने वाले हैं। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है। का प्यास, खा आस, गा उल्लास, या घा प्यार। तो कवि जीवन में लिए फिरता है प्यार लिए फिरता हूं। कवि किस सुरा का पान किया करता है। कौन से सुरा का, सुरा मतलब होती है मदिरा, शराब। लेकिन कवि कौन सी शराब पीता है, या मदिरा पान करता है, या सुरा का पान करता है। स्नेह सुरा, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेम स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, और बस इसी से मैं अपने जीवन को जिया करता हूं। किसी तरह से मैं दुखी नहीं होना चाहता, इसी में अपनी विगत स्मृतियों में अपने जीवन को उल्लास के साथ जीता हूं। स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि कैसा संसार लिए फिरता है। का यथार्थ, खा आदर्श, गा स्वप्निल, या घा सुखी।
तो सपनों का संसार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मेरा जो सपना है, कभी कैसे संसार का, ओके 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 ठीक है, तो मैं अपने जीवन का भार लिए फिरता हूं। बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? हम पहुंच गए हैं पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर पर। का है फूलों के, खा है तंतुओं के, गा है धागे के, या घ कल्पना के। तो बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? कल्पना के सहारे या तो उनके तंतुओं के सहारे? तो बच्चे तो अपनी कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। जितनी ऊंची उनकी पतंग जा रही है, उन्हें लग रहा है कि हमारी कल्पना है भी उतनी ही ऊंचाई जा रही है, ठीक है। और उनके जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, वो भी बहुत ऊंचा है। पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? कपास, कपास मतलब जानते हो? कपास मतलब जिसको अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं और रुई भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जिसको कॉटन कहते हैं वो कपास होता है, ठीक। तो पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? क प्रकाश का, खा कोमलता का, ग सफेदी का, या घा शांति का। हाँ, तो यहां पर है कोमलता का प्रतीक कपास, कि बच्चों के जो पैर हैं वो कपास की तरह हैं, लेकिन फिर भी वो इधर उधर उछलते कूदते कठोर भूमि को नर्म बनाते हुए जा रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? का ढोलक के समान, किसके समान बजाते हैं? खा वीणा के समान, गा बांसुरी के समान, या घा मृदंग के समान। मृदंग दिया है कविता में, तो मृदंग के समान। मृदंग इस तरह से, जैसे ढोलक थोड़ी ऐसी रहती है मोटी ताजी ऐसी, और मृदंग उतनी ही बड़ी सी रहती है, उसको मृदंग कहते हैं, ऐसी, ठीक है। ढोलक मानो ये हो गई, यहाँ से धा धनक दिन धा ढोलक हो गई, और ये हो गई मृदंग, रहती ढोलक की तरह लेकिन उसकी बड़ी बहन कह सकते हैं हम, ठीक। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? का है तितलियों के, खा है खरगोश के, गा है बच्चों के, या घवीरों के। तो भाई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? कौन सी ऋतु का वर्णन किया है वो याद रखना होगा। कौन सी ऋतु में सबसे प्यारा माहौल होता है, मौसम होता है? का ग्रीष्म, खा वसंत, गा शरद, या घा वर्षा। तो यहां पर बात की गई है शरद ऋतु की। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? ऐसा लग रहा है वो भी उड़ रहे हैं, किसके सहारे? साहस के सहारे, फेफड़ों के सहारे, शक्ति के सहारे, या रंध्रों के सहारे? रंध्र मतलब होते हैं छिद्र, पोर्स, ठीक है। चलो यही आंसर होगा, हाँ। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंख जैसा, उजाला, कपास, या चमकीला? तो उसको कहा है खरगोश की आंखों की तरह, हाँ। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? सबसे हल्की और रंगीन चीज है पतंग, नहीं जाना है कहीं, पतंग है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। पतंग कविता के कवि कौन हैं? बताओ। पहले के जो कवि हैं वो तो जो हमारा आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके हैं हरिवंश राय बच्चन जी। पहली कविता के कवि कौन है बताओ जल्दी? आलोक धनवा जी, यस, यही सही जवाब है। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? सावन गया, आषाढ़, अश्विन, भादो। हिंदी के महीनों के नाम सुन लो आप, एक बार फिर से मैं बताऊंगी। चैत्र, पहला चैत्र से स्टार्ट होगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ और फागुन। फिर से आ जाएगा चैत्र,
तो ये होते हैं 12 महीनों के नाम। अब कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने की जाने की बात की है? आषाढ़ से बारिश हो जाती है शुरू और सावन गया तो सावन, भादों गया, आषाढ़ के बाद सावन, पहले आता है आषाढ़, सावन, फिर भादों। ठीक है, तो कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने की भी चले जाने की बात की है? भादों के महीने की। चलो एक मिनट पहले देखो, आप ये देख लिया आपने? ये है हिंदी के महीनों के नाम। 12 महीने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, ये पूरे 12 महीने हो गए। चैत्र से शुरू होता है। चैत्र कब? गुड़ी पड़वा भी कहते हैं जिसको, जब फसल की कटाई होती है। वैशाख और ज्येष्ठ में खतरनाक गर्मी होती है। आषाढ़ से बारिश स्टार्ट होती है, आषाढ़, सावन, भादों, और कुंवर, कार्तिक में आ जाती है दिवाली का त्यौहार, इस तरह से। ठीक, फागुन में होती है होली। तो अब यहां पर सावन में होता है, हिंदी महीने से देखा जाए तो रक्षाबंधन, ये भी याद रखो आप, सावन की पूर्णिमा को। ठीक है, फिर हम चलें कार्तिक की अमावस्या को होता है दिवाली, अमावस्या को दिवाली, कार्तिक की अमावस्या को दिवाली, सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, और फागुन की पूर्णिमासी को होती है होली, पूर्णिमा। होली का दहन होता है। और चैत्र जो स्टार्ट होता है, इसमें फसल की कटाई होती है, फसल की कटाई। वैशाख और ज्येष्ठ की बात करें तो भीषण गर्मी, भयंकर वाली गर्मी, खतरनाक वाली गर्मी। आषाढ़ से पानी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हैं आपके हिंदी के महीने। देख लो एक बार। अब हम चलते हैं, किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? का है बिल्ली, खा है खरगोश, गा है बंदर, घा है गाय, तो खरगोश की तरह। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद ऋतु आई या बसंत ऋतु आई, पावस ऋतु आई या ग्रीष्म ऋतु आई? पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आई। ठीक है, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज क्या है? पतंग। शरद क्या चलाते हुए आता है? टन टन साइकिल। ठीक है, हाँ, साइकिल की घंटी बजाते हुए आता है। शरद क्या बजा रहा है? घंटी। अभी अभी हमने बात की थी। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे, सीधे, तीखे या चमकीले? तो चमकीले इशारों से बुलाता है। कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का, सॉफ्टनेस का। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? खड़े रहते हैं, संभल कर, रुक रुक कर या बेसुध होकर दौड़ते हैं। बच्चे बिल्कुल बेसुध होकर दौड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन पतंग जहां जहां जाएगी वहां वहां वो भागते हैं। ठीक है, तो वो बेसुध होकर भागते हैं। मृदंग क्या है? मृदंग बांसुरी, लंबी ढोलक, सितार या शहनाई। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो लंबी सी ढोलक रहती है उसको मृदंग कहते हैं। अब हम चलते हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर तीसरा पार्ट। बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? का है बात का उलझना, खा है बात का प्रभावहीन होना, गा है बात का स्पष्ट होना, या घा बात का तर्कपूर्ण होना। तो बात की पेच खोलने से तात्पर्य है, बात की पेच खोलना अर्थात बात का स्पष्ट हो जाना, मतलब पेच खुल गया, मतलब बात संभर गई, सुधर गई, स्पष्ट हो गई, कोई उलझन नहीं रही। कवि ने शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? कवि से शरारती बच्चे के साथ कौन खेल रही थी? भाषा। समझ में आया? भाषा थी जो बात 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 कवि से बात खेल रही थी, क्योंकि उसने ये भी कहा कि तुम्हें भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा क्या? आप चित्र देखना, आपकी पाठ्यपुस्तक में बहुत अच्छे से एक बच्चा सा बना है, उस पर बात लिखा है और भाषा से इस तरह से खेला गया है। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा, उलझती गई।
भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? का है तोड़ने मरोड़ने, खा है उलटने पलटने, गा है घुमाने फिराने, या उपर्युक्त सभी है? तो बिल्कुल यहां पर आ जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि भाषा के तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने या घुमाने फिराने से और अधिक फंसती गई, वो पेचीदा होती गई, मुश्किल होती गई। ठीक है। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? बच्चे के समान खेल रही थी बात, तो बच्चे का आंसर जाएगा। कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश या कुंवर नारायण? तो यहां पर कविता के बहाने के हैं कुंवर नारायण जी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपको, वेरी गुड, याद रखना। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता खिलना है फूल के बहाने। तो कविता उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन वो चिड़िया क्या जाने, नहीं जानती है चिड़िया। कविता फूलों के बहाने क्या है? अभी मैंने बताया था, कविता फूलों के बहाने खिलना, फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ठीक। कविता किसके बहाने खेल रही है? बच्चे के, खिलौनों के, पेंच के या भाषा के? किसके बहाने खेल रही है? बच्चे के बहाने। हाँ, तो कविता के बहाने बच्चे ही जाने, अर्थात बच्चे की भांति खेल रही है वो। सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं करना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना या शोर मचाना। तो सब घर एक कर देना मतलब भेदभाव नहीं रखना। छोटा बच्चा है, वो किसी के भी घर में आता जाता है, उसको जो पसंद आएगा वो लेने की जिद करेगा। ठीक उसी प्रकार से कविता के मन में भी किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता है, वो सबके लिए समान है, और वो भी युगों युगों से उसकी एक अपना अस्तित्व बनाए रखे। और बचपन भी अपने आप में एक बहुत ही पवित्र भाव है, जो कि हमेशा कविता और बचपन एक सा कहा गया है। ठीक है, भेदभाव नहीं रखना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? भाव के, छंद के, अलंकार के या भाषा के? अरे भाई, बात तो मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा था, लेकिन भाषा के चक्कर में थोड़ी सी फंस गई, क्योंकि मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग कर लिया जिससे बात उलझ गई। तो कि सीधी सी बात भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को, पेंच को, कील को या कलम को? बताओ, क्या चाहता है कवि कि अब मैं जो उलझ रही है बात उसको सुलझा लूं, लेकिन वो नहीं हुई। देखा था ना हमने कि किस तरह से जो पेच रहता है, इस तरह से मान लो ये पेच रहता है, स्क्रू जो बड़े अच्छे से कसा जाता है, लेकिन एक जो कील रहती है वो बस ठोक दी जाती है, ठोक दो और निकाल दो, खींच लो, लेकिन पेच स्क्रू जो रहता है उसको कसा जाता है। तो जब अच्छे से हम बात करते समय यदि भाषा की सहूलियत का ध्यान रखेंगे तो हमारी बात बहुत अच्छी होगी। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? का व्यर्थ, खा अनर्गल, गा पेचीदा या घा सहज? तो बात हो गई एकदम पेचीदा। कवि क्या करतब कर रहा था? का मेज पर पेंच ठोक रहा था, खा बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, या फिर गा नाटक कर रहा था, या लोगों को बात समझा रहा था? कवि क्या कर रहा था? कवि तो बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुलझाने के चक्कर में बात और उलझ गई और बुरी तरह से फंस गई। तो फिर क्या किया उसने? सोचा वोचा हर कैसे किया और उसको एकदम कि भाई ठीक है ऐसा करके उसको छोड़ दिया। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान या भाग्य के समान? तो बच्चे के समान खेल रही थी बात। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? कि बात की चूड़ी ही मर गई। बात में जो कहते हैं ना, अरे भाई उनकी बात में तो कोई दम नहीं है, या किसी की बात में तो दम है, उस बात की चूड़ी है। मतलब जहाँ चूड़ियाँ रहेंगी, जैसे अभी हमने कहा था ना कि जो स्क्रू रहता है उसमें चूड़ियाँ रहती हैं और उसको कसने से बहुत ही अच्छी कसावट आती है। तो जब बात की चूड़ियाँ ही मर जाएंगी तो वो कसावट कैसे आएगी? मतलब स्पष्ट होना, तर्कपूर्ण होना, प्रभावपूर्ण होना या प्रभावहीन होना। तो बात की चूड़ी मर जाना मतलब प्रभावहीन होना, कोई मतलब उसकी कीमत नहीं होना, दमदार बात नहीं होना। बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट क्या होता है? पेंच खोलना। का स्पष्ट होना, ख समझ ना आना,
या गा उलझ जाना या बहस करना। तो पेज खोलना मतलब पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है, बात का समझ आना। ख बात का तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना या प्रभावहीन होना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने से होगा बात का समझ नहीं आना। ऐसा लगेगा कि क्या कह रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे बच्चा नहीं कुछ भी सोचता है, कल्पना करता है और उनकी कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं। ठीक उसी तरह से आज तुमने ये बात करी, अब तुम वो बात कर रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हो भाई, नहीं पूछते कि ये बात इसकी, तो बात का कोई सिर पैर ही नहीं रहता। तो बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना मतलब समझ में नहीं आना। कविता किसका खेल है, बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का या फूलों का। तो कवि ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि चिड़िया का तो है नहीं, फूलों का भी नहीं है और शब्दों का भी नहीं, ये तो बच्चों का खेल है क्या, हाँ, यह शब्दों का खेल है। तो यहां पर आ जाएगा आंसर की बात है बच्चों की तरह तो खेल है, लेकिन किसका खेल है, शब्दों का खेल है। यदि भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा तो बात फंस जाएगी और पेचीदा हो जाएगी। बात सीधी थी पर मैं किसकी सहजता की बात की गई है, किसकी सहजता की, क व्यक्ति की, ख समाज की, ग देश की या घ भाषा की। तो बात सीधी थी पर मैं बात की गई है भाषा की। ठीक है, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है, कैमरे में बंद अपाहिज पर हम पहुंच गए हैं। अब मुस्कुराएंगे हम, कौन भैया, कौन मुस्कुरा रहे हैं बताओ जरा। का है दूरदर्शन वाले, खा अपाहिज, गा दर्शक या घा कवि। तो अब मुस्कुराएंगे हम, यहां पर हम कहाँ है, दूरदर्शन वाले की तरफ से, जो एक अपाहिज से बेचारे को उठा लाए थे और उसको घुमा फिराकर तरह तरह से उसके जख्मों पर नमक छिड़का गया, तरह तरह के उससे प्रश्न किए गए और अब बात पूरा हो गई, समय गया, तो अब हम मुस्कुराएंगे कि चलो ठीक ही हुआ जो था। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किस की कविता है, का दया की, खा परोपकार की, गा वात्सल्य की या घा क्रूरता की। तो ये जो है कविता वो है क्रूरता की कविता। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, का सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, खा समाचार और खेल, गा दर्शक और अपाहिज रोते, या फिर घा नए और पुराने कार्यक्रम। एक साथ क्या दिखाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि जो अपाहिज है, अपाहिज रो रहा है और दर्शक भी रो, बस तो फिर उनको लगेगा कि ये देखो सामाजिक कार्यक्रम है भाई, और उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अब यहां पर है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है, किसको कहा है एकदम समर्थ शक्तिवान, का कैमरामैन को, खा अपाहिज को, गा दर्शकों को या घा दूरदर्शन वालों को। हम समर्थ शक्तिवान, तो यहां कहा गया है दूरदर्शन वालों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लेकर आए थे और क्या सोचकर लेकर आए थे। तो वो लेकर आए थे एक दुर्बल को, एक सबल को, एक अपंग को या एक बीमार को। अपंग यहां पर अपाहिज है, तो यहां पर अपंग को लेकर आए थे वो, और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। अगला प्रश्न है, अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है, का है उलझन, खा कसमसाहट की वो करे क्या बेचारा, गा पीड़ा या घा मुस्कान। तो उसके चेहरे पर या उसके होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है, क्योंकि वो जैसे तैसे अपने जख्मों को मतलब छुपा कर या उनको भूल कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, परंतु ये फिर से उसके जले हुए पर नमक छिड़कते हैं और वो क्या करे क्या ना करे इसी कश्मकश में लगा रहता है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है, कैमरे में बंद अपाहिज है ना, उसमें क्या चाहता है कैमरे वाला कि कौन साथ साथ रोले। का है नायक नायिका, खा है भाई बहन, गा है अपाहिज और दर्शक, या फिर घा सखा और सखी। तो कैमरे वाला क्या चाहता है, कैमरे वाला चाहता है कि जो अपाहिज है और दर्शक हैं वे साथ साथ रोले। तो आइए चेक करते हैं, यस बहुत बढ़िया। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है, का रघुवीर सहाय,
खा रघुवीर सिंह, गा रघुवीर प्रसाद या रघुवीर प्रकाश। तो रघुवीर सहाय हैं इनके लेखक। चलो चेक कर लेते हैं कवि। यस, बहुत बढ़िया। अगला, हम किसी पर बोलेंगे। किस पर? का मंच पर, खा दूरदर्शन पर, गा रेडियो पर या घा घर पर। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। चलो भाई, ये भी सही जवाब। हम क्या है? हम किसके लिए है? हम शक्त, खा दुर्बल, गा समर्थ और घा निर्जीव। हम समर्थ, शक्तिवान पंक्ति थी ना, तो समर्थ होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम किसे लाएंगे? का शक्तिवान को, खा शासनाध्यक्ष को, गा सेनापति को या घा दुर्बल को। तो हम लाएंगे किसको? हम लाएंगे दुर्बल को, असहाय को। ठीक है। 72 है, दुर्बल को हम कहां से लाएंगे? कहां ले जाएंगे? मतलब हम दुर्बल जो लाएंगे उसको कहां ले जाएंगे? का मंच पर, खा बंद कमरे में, गा घर पर या घा मेले में। तो दुर्बल को हम बंद कमरे में लाएंगे। 73वां है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? का हम अशक्त और अज्ञानी हैं या फिर खा हम बेकार और बेकरार हैं या फिर गा हम समर्थ और शक्तिमान हैं या फिर घा हम अपंग और लाचार हैं। तो यहां पर हम समर्थ और शक्तिवान हैं। अगला है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? जो प्रश्न उसने पूछे थे अर्थपूर्ण थे, खा तर्कसंगत थे, गा भावपूर्ण थे या घा अर्थहीन थे? अर्थहीन थे। क्या क्या प्रश्न पूछे उसने जिनका कोई अर्थ नहीं था? अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? का अपना दुख, अपना सुख, अपना सामर्थ्य या अपनी शक्ति। तो बेचारा जो अपाहिज है वो अपना दुख नहीं बता पाएगा और फूट फूट कर रोने लगेगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? का रुला देते हैं, खा हंसा देते हैं, गा नचा देते हैं या घा गाना गवा देते हैं। तो कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को रुला देते हैं। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? का हंसी, खा रोने से फूली आंख, गा अपंगता या घा नृत्य का दृश्य। तो कैमरे वाले वो दिखाएंगे जैसे ही बेचारा जो अपाहिज वो रो फूट फूट कर रोने लगेगा और आंखें फूल जाएंगी, तब कैमरा दिखा तो जरा इन्हें बड़ा बड़ा, तो उसकी रोती हुई रोने से फूली आंख को दिखाएंगे। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? का समाचार और खेल, खा रोशनी और अंधेरा, गा दर्शक और अपाहिज रोते हुए या फिर घा प्रस्तुतकर्ता और दर्शक रोते हुए। तो दर्शक और अपाहिज रोते हुए। अगला है, पर्दे पर किसकी कीमत है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत है लिखा है। यस, यही सही जवाब होगा। अगला है, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? जब जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा तो का मुस्कुराकर धन्यवाद देगा, खा खेदपूर्ण धन्यवाद देगा, गा रोते हुए धन्यवाद देगा या घा कुछ भी नहीं करेगा। तो कार्यक्रम समाप्त करते हुए जो प्रस्तुतकर्ता है वो मुस्कुराकर धन्यवाद देगा। उससे कोई भावना तो जुड़ी नहीं है उसकी, उसका जो उद्देश्य था वो हो गया है सफल। ठीक है, उसको वक्त दिया जाता है कि इतने समय में आप क्या करवा सकते हैं। तो वो उनका उद्देश्य यही रहता है कि यदि कोई वेदना से भरपूर कुछ दिखाया जाए तो वो सीधे सीधे अच्छे से क्या करें, उनको दर्शक और अपाहिज को साथ में रुला सकें। सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि कौन हैं? का गजाकर माधव मुक्तिबोध, खा गजानन माधव मुक्तिबोध, गा गिरिधर माधव मुक्तिबोध या घा गजमुख माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध खा होना चाहिए। हाँ, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे कैसे स्वीकारा है? सहर्ष स्वीकारा है, खुश होकर स्वीकारा है। जो भी आया है उसका सामना किया है, तो सहर्ष स्वीकारा है। कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें क्या है? जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें तुम्हारा है, वह पराया है, प्यारा है या न्यारा है। तो तुम्हें
प्यारा है, गा होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। गरीबी को कैसा बताया है? का शर्मीली, खा दुख भरी, गा सुखदायक या घा गर्बीली। यहां पर गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने गरीबी को गर्बीली बताया है। कवि के भीतर क्या है? का स्मृतियां, खा आत्मचिंतन, गा मीठे पानी का झरना, घा सांसारिक उलझन है। ठीक है, तो यहां पर है मीठे पानी का झरना है कवि के भीतर। तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते हैं या किसी भी परेशानी से एकदम व्यथित नहीं होते हैं, उसको सहर्ष स्वीकारने की शिक्षा हमें भी देते हैं और स्वयं भी रहते हैं। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? का सशक्त, खा भाव शून्य, गा कमजोर अक्षम या घा पीड़ा से भरी हुई। तो कवि की आत्मा है कमजोर और अक्षम। कवि किससे भयभीत है, किससे डर रहा है? का वर्तमान से, खा अतीत से, गा भविष्य से, घा शासन से। तो कवि भयभीत है भविष्य से। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? का समझाने वाली, खा संवेदना रहित, गा संवेदना देने वाली या घा विचारात्मक। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? कवि को संवेदना देने वाली आत्मीयता सहन नहीं होती। वो नहीं सहन पाता क्योंकि वो कि नहीं कि भाई जिसने बहुत सारे दुखों को सहा है या जिसने हमेशा अकेलापन महसूस किया है, तो वो उसको यकीन या विश्वास नहीं हो पाता कि उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये सहन नहीं होती उसको। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? का आकाश में, खा अंधेरी गुफाओं में या फिर गा बादलों में या घा वायु में। तो कवि चाहता है कि वो अंधेरी गुफाओं में लापता हो जाए कहीं। ठीक है, हाँ। भीतर की सरिता से कवि का क्या तात्पर्य है? का हृदय की सरिता, खा नगर के बीच से बहने वाली सरिता, गा नगर के बाहर बहने वाली सरिता या घा शरीर की सरिता। तो भीतर की सरिता से तात्पर्य है हृदय की सरिता। ठीक है, बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? का संदेहपूर्ण, संदेशपूर्ण, खा सांत्वना देने वाली, गा दुखद या घा विचार प्रदान करने वाली। तो यहां पर है सांत्वना देने वाली, ढांढस देने वाली। ममता के बादल कैसे बादल हैं? का वर्षा के, खा आंधी के, गा प्रेम के या घा गर्जना के। तो ममता के बादल हैं प्रेम के बादल। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव या पश्चिमी। तो कवि ने अंधकार को कहा है दक्षिणी ध्रुवी। कवि से क्या नहीं सहा जाता? क्या असहनीय है उनके लिए? का है गहन अंधकार, गहन अंधकार मतलब घोर अंधेरा। खा रमणीय उजाला जो बहुत अच्छा है, या फिर घा धूप में खड़ा होना या घा शोर शराबा। तो उनको रमणीय उजाला नहीं है क्योंकि अब वो एकाकी हैं, अकेले से हैं और वो दूर होना चाहते हैं। सहर्ष स्वीकारा में गरीबी को माना गया है का कष्टकारी, खा रंगीली, गर्बीली या श्राप। तो गरीबी को गर्बीली कहा है। पाताली अंधेरी की गुफाओं में, विवरों में, यहाँ विवरों का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा था ना कि पाताली अंधेर की गुहाओं में, विवरों में। यहाँ विवरों का क्या अर्थ है? का बादल, खा बिल, गा गुफा या घा शिविर। तो यहाँ विवरों का अर्थ है बिल। बिल समझते हो? सांप का बिल तो कहीं जो भी रहते हैं, ठीक है, चूहे का। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? जो उनकी प्रेमिका है, प्रियतमा है, उसके चेहरे की तुलना किससे की है? का कमल से, खा आने से, गा चांद से या आकाश से। तो उसने की है चांद से तुलना। ठीक है, इस पर तो कितने सारे गीत भजन भी बने हैं। चांद सा रोशन चेहरा, चंद्रमुखी सीता, है ना, बहुत सारे। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? का बाहर, खा भीतर, गा बीच या घा सर्वत्र। सहर्ष स्वीकारा कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर, भीतर है। ठीक है,
सहर्ष स्वीकारा कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? बताओ। का बर्दाश्त नहीं होती, खा फालतू, गा जहरीली या घा कम? तो कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता कवि से सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। भीतर की सरिता का क्या अर्थ है? का मनोभाव, खा अशांति, गा क्रांति या घा जमीनी नदी? तो भीतर अर्थात मन के भाव, तो भीतर की सरिता मतलब मनोभाव। अब हम आ गए हैं अपनी उषा कविता से संबंधित एमसीक्यूज की तरफ। उषा कविता किसकी रचना है? का निराला, खा पंत, गा शमशेर बहादुर सिंह या घा रघुवीर साय? तो शमशेर बहादुर सिंह कवि हैं उषा कविता के, जिसमें गांव का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सुबह का एकदम सूर्योदय से पहले की जो लालिमा रहती है वातावरण में, उसका वर्णन किया है। ठीक है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? का प्रभात, खा मध्याह्न, गा संध्या या रात्रि? तो उषा मतलब भोर, प्रभात, सुप्रभात लिखते हैं ना, तो प्रभात का समय है। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया है? का केसर, खा सिंदूर, गा झील या शंख? प्रातनभ था शंख जैसे, तो शंख की तरह, नीले शंख की तरह। कवि ने राख से लीपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? राख से, हाँ, किसे कहा था? का भोर के तारे को, खा भोर के नभ को, या गा भोर की वायु को, या फिर भोर की किरण को? तो राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या पड़ा है? क्या है वो? भोर का नभ, मतलब जो सुबह सुबह उषा कालीन जो आकाश है वो काला सा दिखाई दे रहा है। ठीक है। उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूट जाता है? और जादू टूटता है किसके कारण? का चंद्रमा के, खा कवि के, गा सूर्य के, या फिर घा भोर के तारे के? तो उषा का जादू टूट जाता है सूर्योदय होते ही। बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है? बहुत बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। गा केसर इज द राइट आंसर। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? ओ सूर्योदय, चंद्रास्त, तारे। तो सूर्योदय होते ही उषा का जादू टूट गया। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? का नीली, खा पीली, गा सफेद, गा लाल? तो लाल खड़िया मल दी हो किसी ने। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है? का फर्श, खा चौका, गा दीवार, घा काली सिल? चौका। उषा कविता में बहुत काली सिल की किससे धुलने की बात की गई? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। हाँ, बहुत बढ़िया। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? उषा का जादू होता है। उषा का जादू किसके आने से टूटता है? सूर्योदय के आने से टूटता है। सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है? सूर्योदय। बादल राग के कवि कौन है? बादल जो प्रकृति से संबंधित रचनाएं करते हैं, जो छायावादी कवि हैं। पंत प्रसाद वर्मा निराला। अब देखते हैं यहां पर किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमलकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत तिवारी निराला, या फिर कमलकांत तिवारी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही बादल राग कविता के हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धारो, ललित ललित काले घुंघराले। ठीक है। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? का वर्षा, खा क्रांति, गा मजबूरी, या घा शांति? तो उन्होंने किया है क्रांति के रूप में। मानव जीवन में सुख कैसा है? का स्थिर, खा अस्थिर, गा मायावी या अदृश्य? तो सुख हो या दुख हो वो सब अस्थिर होते हैं। ना तो सुख आकर ठहर जाता है, ना ही दुख आकर ठहर जाता है, सब कुछ अस्थिर है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? किस छाया का? सुख दुख की, शांति अशांति की, स्थिर अस्थिर की, या गतिहीन? जैसे जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया, झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो मानव जीवन में किस छाया का आवागमन? सुख दुख। सुख दुख दोनों भाई हैं, सुख से दुख अधिक भला है, जीना भी एक कला है। कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति, निम्न वर्ग, शांति, उच्च वर्ग। तो बादल है क्रांति का प्रतीक। क्यों है बताओ?
यहां पर मैं आपको समझा देती हूं कि जिस तरह से बादलों के आते ही जो तप्त धरा है उसको शीतलता प्राप्त हो जाती है, बादलों के आते से ही नए नए अंकुर निकल आते हैं, बीज हो जाते हैं, और जो प्यासे जन है उनकी प्यास बुझ जाती है, तप्त धरा को शीतलता मिल जाती है। उसी प्रकार से क्रांति के आते ही जो शोषक वर्ग है, जो बेचारा शोषित वर्ग है, वो पूरी तरह से उनमें एक नई ऊर्जा, नई एक आशा की उम्मीद आ जाती है कि अब हमारा भलाई करने वाला या हमारा मसीहा कोई आ गया है। क्रांतिकारी हमेशा आते हैं समाज में सकारात्मकता लाने के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए। तो कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक। बादल जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, नया जीवन देने वाली शक्ति के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में। ठीक, क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है? विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। का धनी वर्ग को, खा छात्र वर्ग को, गा मध्य वर्ग को, घा निम्न वर्ग को। तो सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो निम्न वर्ग को, क्योंकि जब क्रांति आती है तो बड़े बड़े जो अट्टालिका महलों में रहते हैं वो तो थर थर कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा, हमारा धन दौलत इज्जत शोहरत कहाँ होगा। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अब हमारे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आंधी तूफान आता है तो जो बड़े बड़े पेड़ या वृक्ष होते हैं वो कैसे गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रहते हैं वो आराम से लहलहाते हुए खड़े रहते हैं। अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं? का धनी, खा निर्धन, गा दुर्बल और बीमार। धनी वर्ग जो है वो अपने महलों में रहते हुए भी, अपने प्रियतमा के पास रहते हुए भी थर थर कांप रहे हैं। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? का वृक्ष, खा कृषक, गा योद्धा, घा बालक। तो बादलों को अधीरता से बुला रहा है कृषक समाज, जिसका जीवन कृषि पर आधारित है और कृषि बादलों पर निर्भर। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो रहा है? क्रांतिकारियों के वज्र गर्जना मतलब उनके जो नारे हैं, जोश ऊर्जा से कौन डर रहा है? किसको डर लग रहा है? अभी मैंने बताया था ना आपको। कहा पूंजीपति वर्ग, खा श्रमिक वर्ग, गा निम्न वर्ग या कृषक वर्ग। तो सबसे ज्यादा डर रहे हैं पूंजीपति वर्ग। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। यहां रुद्ध का अर्थ क्या है? का रुका हुआ, खा क्रोधित, गा भरा हुआ या घा खाली। तो रुका हुआ ही रुद्ध कोश है। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है? का वर्षा, खा घायल अवस्था, गा रोग शोक या गर्मी। तो शैशव सुकुमार गर्मी में, रोग शोक में भी हंसता रहता है। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, या क्षीण का अर्थ क्षीण है, कमजोर सा। और ये किसके लिए हुआ था? किसानों के लिए प्रयोग में आया था। किसान जो थे वो पूरी तरह से जीर्ण क्षीण थे। ठीक है, रोग शोक में भी किसका सुकुमार हंसता है? यौवन, शैशव, धनी, कृषक। तो यहां शैशव आ जाएगा। बादल राग कविता में रण तरी किससे भरी होने की बात की गई है? धन, आकांक्षाओं, नवजीवन या गर्जन। तो यहां पर आकांक्षाओं से, उम्मीदों से, अपेक्षाओं से। ठीक है, रुद्ध घोष, शुद्ध तोष या शुद्ध का अर्थ क्या है? अभी हमने वो देखा था ना कि ठीक है, तो यहां पर है खिन्न, मतलब नहीं खिन्न, मन अजीब सा हो गया है। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया? स्थिर, अस्थिर या अदृश्य। तो सुख भी अस्थिर, दुख भी अस्थिर। आतंक, अंक पर कौन कांप रहे हैं? आतंक, अंक, अंक। निम्न वर्ग, धनी वर्ग, कृषक वर्ग या श्रमिक। तो धनी वर्ग ही कांप रहे हैं भाई। जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? जमीन पर, वायु पर, कीचड़ पर या नभ पर। जल विप्लव प्लावन हमेशा कीचड़ पर होता है। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? अट्टालिका, बड़े बड़े जो महल हैं वो, अजायब घर, चिकित्सालय, आतंक भवन और योग भवन। तो अट्टालिका, जो बड़े बड़े महल और अट्टालिका है ना, उनको आतंक भवन कहा है, क्योंकि यहीं पर रहने वाले डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इसलिए कवि ने आतंक भवन कहा है बेटा। ठीक है, आतंक भवन इज द राइट आंसर, आतंक भवन। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलो कवितावली पर पहुंच गए हैं हम। कवितावली किसकी रचना है? का वाल्मीकि, खा तुलसीदास, गा कबीरदास या घा सूरदास। तो कवितावली है तुलसीदास जी की रचना, जो उत्तरकांड से ली गई है,
जिसमें उन्होंने बनिक बिटारी भेंट इसमें बताया था कि कैसा अकाल छाया था कि किसी के लिए कोई कार्य नहीं था। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए, आनंद के लिए, खेल के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। पेट की ज्वाला ही व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते फिरते हैं? का, मुंह की, हाथ की, दिमाग की, पेट की। पेट के लिए, पेट की ज्वाला जो है वो सबसे बड़ी है। किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है? इंसान की, शैतान की, राम की, देव की? तो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ पर राम की कृपा कही है तुलसीदास जी ने, क्योंकि तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1532 में हुआ, मृत्यु सन 1623 में हुई तुलसीदास जी की। और ये राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सगुण भक्ति धारा के। ठीक है। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? प्रेम और भाईचारे का, गरीबी और बेकारी का, घृणा और लड़ाई, अमीरी और रोजगारी। हमें बताना कवितावली के आधार पर। तो यहां पर चारों तरफ गरीबी और बेकारी का ही बोलबाला है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? रावण, दानव, शैतान, राक्षस। संपूर्ण समाज को गरीबी ने रावण की तरह भेद के रखा है। और यही कहा था तुलसीदास जी ने कि जैसे प्रभु राम आपने रावण को मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही हम सबको भी इस अकाल से मुक्त कर दीजिए। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? नेता लोग, अफसर, देवता या प्रभु राम? तो वेदों और पुराणों के अनुसार प्रभु राम ही है जो सबकी सहायता करते हैं। किसबी से क्या अभिप्राय है? किसबी, किसान, मजदूर, लेखक, मालिक। किसबी किसान मतलब मजदूर, किसान के लिए वहां किसान ही दिया है, मजदूर के लिए किसबी दिया है, याद रखना। कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? भीख मांगकर, लिखकर, काम करके या भजन गाकर। कवि के अनुसार किस तरह से काम करते हैं वो? भीख मांगकर। तुलसीदास जी के लिए कहा ही है कि उन्होंने कहा था कि मुझे किसी से कोई बेटी व्यवहार तो करना नहीं है, अपने बेटे का विवाह तो करना नहीं है कि मुझे सबकी जी हजूरी करना पड़े। मैं चाहे मुझे कोई पाखंडी कहे या राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, लेकिन किसी के समक्ष झुकूंगा नहीं, किसी गुलामी या दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा। कवितावली उत्तराखंड में से कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या कवित? तो ये है कवित। ठीक है। हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? सीता, संजीवनी बूटी, प्राणनाशक बूटी या जीवनदायिनी बूटी? तो हनुमान जी ने कहा कि संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, और उनको आज्ञा मिल गई। राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन है? सुग्रीव, जामवंत, नील और हनुमान। एक निष्ठ भक्त उनके श्री हनुमान है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज, हिंदी, अवधी या संस्कृत? तो राम लक्ष्मण मूर्छा में अवधी भाषा का हुआ है। तब आप ऐसे याद रखा करो कि अधिकतर मतलब 90% हम ऐसे याद रख सकते हैं कि तुलसीदास जी जब राम से संबंधित कोई चर्चा करते हैं या लिखा रहता है तो अवधी भाषा, और यदि श्री कृष्ण से संबंधित कोई चर्चा होती है तो ब्रज भाषा में होता है। ठीक है। नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहां क्षति का अर्थ क्या है? छाता, छत, लाभ या हानि। यहां क्षति मतलब क्षति और क्षति मतलब हानि। ठीक है। चलो, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण, यह पंक्ति किसने कही थी? बताओ कि जगदम्बा का हरण करके लाए हो और अब चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। किसने कहा था? राम ने, खा लक्ष्मण ने, गा कुंभकर्ण ने या घा रावण ने? तो कुंभकर्ण ने कहा था रावण से कि तुमने तो साक्षात जगदम्बा का हरण किया है और अब चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो असंभव है। लक्ष्मण कहां मूर्छित हुए थे? घर में, बाजार में, युद्ध में, उपवन में? तो युद्ध में हुए थे। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया? सब दुखों का, सब सुखों का, सारे धन का, सभी तरह के भोजन का, सभी सुखों का त्याग करके लक्ष्मण भैया राम जी के साथ आ गए थे। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगे थे? श्री राम। ठीक है। हनुमान, सीता, सुग्रीव और राम। तो राम जी।
संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? हमें बताना है पंक्तियों के अनुसार। वनवास, घर, सहोदर भाई या संपदा। तो सहोदर भाई नहीं मिलता है, सगा भाई। सहो उदर मतलब सह उदर, सह उदर मतलब सहोदर भाई मतलब सगा भाई, ठीक है। उदर मतलब पेट। अब है पक्षी किसके बिना दीन है? पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी, दैन्य स्थिति में है। उसी तरह से श्री राम ने कहा कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन है, जिस तरह से पक्षी पंख के बिना है। किसका तवाजुन कायम है? रुबाइयां और गजल आ गया है। प्यार का, आदर्शों का, नियमों का या फितरत का? किसका है भाई? ये है फितरत का, तवाजुन कायम है। सब अलग अलग फितरती लोग हैं। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? मोती, शेरों, हीरा या तारों की? किसकी बात कर रहा है? किसकी चमक है यहाँ पर? शेर और शायरी, शेर टाइगर लॉयन वाली बात नहीं कर रहे। वाह वाह क्या खूब फरमाया, इरशाद इरशाद, शेर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कवि अपनी गजलों को किनके प्रति समर्पित करता है? मिर्जा गालिब, मीर, महजरूह सुल्तानपुरी या गुलाम अली? तो उन्होंने मीर को समर्पित की थी। पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? सन्नाटे भी कुछ करते हैं क्या? तो दिया है का खामोश हैं, खा कुछ बोल रहे हैं, गा पसरे हैं, पसरे मतलब पूरी तरह फैले हैं, या घा जाग रहे हैं। तो रात के जो सन्नाटे हैं वो कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार दिखाया था कि सन्नाटे भी हैं और बोल भी रहे हैं, ठीक है। खतरनाक बोलते हैं सन्नाटे। फितरत का कायम है तवाजुन। यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है? ता से तराजू, खा से राज, या गा से संतुलन, या घा स्थिरता। तो फितरत का कायम है तवाजुन मतलब संतुलन, ठीक है। याद रखना, इस तरह के शब्द, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। रात गए गई पे फरिश्ते, यहाँ ग का अर्थ क्या है? आकाश, भगवान, इंद्र या धरती। रात गए गई पे फरिश्ते, तो यहाँ है आकाश, ठीक है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। यहाँ जर्रा जर्रा का अर्थ क्या है? जरा जरा, या जरा सा, या क्षण क्षण, या कण कण। देखो यहाँ जर्रा जर्रा है तो जरा जरा भी हो सकता है, जरा सा भी हो सकता है, क्षण क्षण भी हो सकता है, या कण कण भी। तो जर्रा जर्रा का अर्थ है कि यहाँ पर पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है, ठीक है। अगला है रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? का खिलौनों के, पटाखों के, राखी के या मिठाई के? तो राखियों के लच्छे चमक रहे थे। रुबाइयां किसकी रचना है? फिराक गोरखपुरी, फिराक सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी या अहमदपुरी? तो फिराक गोरखपुरी जी की रचना है। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? घर के मंदिर में, घर की छत पर, या घर के आंगन में, या घर के द्वार पर? तो आंगन में लेकर खड़ी है। इतने में दिख गए उन्हें चंदा मामा, तो हमें तो चंदा मामा चाहिए, जिद करने लगता है बच्चा। आंगन में खड़ी है, ठीक है। माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? गेंद, फल, कपड़ा या बच्चा? तो माँ अपने बच्चे को उछालती और बच्चा खुश हो जाता है, यही बताया, ठीक है। नेक्स्ट है, हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? कंगन, पायल, रोना या हंसी? खिलखिलाकर हंस रहा है तो हवा में बच्चे की हंसी गूंज रही है, ठीक है। मां बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? का गर्म जल, गंगा जल, निर्मल जल या यमुना जल? कैसे जल से नहलाया? उसको नहलाया निर्मल जल से, एकदम साफ स्वच्छ जल से। किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे और सजे धजे होते हैं? दिवाली, यस। दशहरा, रक्षाबंधन, होली या दिवाली? तो दिवाली पर। घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? चीनी चाय पत्ती, चीनी मिट्टी, रेत या मिट्टी, या सीमेंट या रेत? रुबाइयां आपको पता है बेटा? एक बार और मैं बता दूं आपको, ये रुबाइयां का ही चल रहा है। तो रुबाइयां जो होती हैं उनकी पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति रहती है ना, उसकी पंक्ति की अंतिम मात्रा समान रहती है।
समान रहती है, ठीक है। और जो तीसरी पंक्ति रहती है, जो तीसरी पंक्ति रहती है ना, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र रहती है, अपने आप में अलग, स्वतंत्र या अलग रहती है, अलग रहती है। ये इसकी विशेषता रहती है रुबाइयां की, ठीक है, याद रखना। घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? चीनी मिट्टी से। बहुत बढ़िया। पहली, दूसरी और चौथी जो पंक्ति रहती है उसकी अंतिम मात्राएं सेम रहती हैं, जबकि तीसरी पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र रहती है। दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है? का एक नर्म चमक, खा एक गर्म चमक, गा एक ठंडी चमक या घा एक सरल चमक। तो दिवाली के अवसर पर एक नर्म चमक रहती है उसमें। माँ अपने पुत्र को क्या देती है? का खिलौना, खा चांद, गा दर्पण या सितारा। तो माँ अपने बच्चे को एक दर्पण देती है और कहती है, देख अब चांद उतर आया है जमीन पर। तो बच्चा खुश हो जाता है अपनी सूरत को देखकर, है ना। ये मान लो आप आईना है, ठीक है। दर्पण, दर्पण मतलब आईना। किसके लच्छे चमक रहे थे? राखी के लच्छे चमक रहे थे। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे थे? सूरज की, चांद की, दर्पण या बिजली की तरह। तो राखी के लच्छे चमक रहे थे बिजली की तरह, जिस तरह से बिजली चमकती है ना, उसी तरह से। जब लच्छे किसे कहते हैं? जब बहुत सारी राखियों को एक साथ गुच्छे में टांग दिया जाता है, उसको। रुबाइयां में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, सवाइया, रुबाई या चौपाई। तो रुबाइयां में रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की अंतिम मात्राएं समान होती हैं और तीसरी पंक्ति अपने आप में अलग होती है। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाई है? गहरे, काले, चित्रे या नीले। तो यहां पर है काले बादल। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? प्रातः, दोपहर, सांझ या रात। तो सांझ मतलब संध्या, संध्या, ठीक है। तो इसी की बात की गई है, सतेज श्वेत छाया। छोटा मेरा खेत किसकी रचना है? रमाशंकर जोशी, भीमसेन जोशी, उमाशंकर जोशी या भीष्म जोशी। तो ये है उमाशंकर जोशी जी की रचना। यहां कवि किस खेत की बात करता है? मन रूपी खेत, कागज रूपी खेत, प्यार रूपी खेत या हरियाली रूपी खेत। तो कवि ने यहां कागज रूपी खेत की बात की है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? प्रेम रूपी बीज, विचार रूपी बीज, शब्द रूपी बीज या धान रूपी बीज। कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया। कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? कागज के पृष्ठ पर, खेत में, छत पर या आंगन में। तो कवि ने कागज के पृष्ठ पर अपना अभिव्यक्ति, मतलब जो अनुभव थी, जो उसकी अभिव्यक्ति थी, जो भी कल्पनाएं थी, जो शब्द थे, वो कागज पर उन्होंने बोए थे। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? जैसे कोई भी हम फसल डालते हैं तो उसमें जब फसल लगती है, बीज बोया जाता है, तो किसान उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं ताकि उसकी अच्छी सी फसल उपज जाए। तो कवि बीज, विचारों का जब बीज बोते हैं तो उसमें कौन सा रसायन डालते हैं? यूरिया, शब्दों का, कल्पना का या भावों का। तो कविता में कल्पना का बीज या रसायन डाला जाता है। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? प्रातः काल तक, सायकाल तक, अनंत काल तक या समकाल तक। जो फसल है वो बीज बोया, फिर अंकुरित हुई, फिर थोड़ा हुआ, फिर लहलहा आई, पक गई और कटकर तैयार हो गई। लेकिन जो साहित्य की रसधारा है ना, वो अनंत काल तक चलती है, कभी पुराना नहीं होता साहित्य। बगुलों के पंख किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, उमाशंकर जोशी, फिराक गोरखपुरी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये है रचना बगुलों के पंख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आकाश में किसकी पंक्ति बंधी है? हंसों की या बतखों की? बतखों की। बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही है? आंख। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? श्वेत, सतेज मतलब सफेद। आकाश किससे भरा हुआ है? बताइए, सफेद बादलों से, संतरी बादलों से, काले बादलों से या स्लेटी बादलों से? तो काले बादलों से। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके
समान प्रतीत हो रहे हैं। प्रातःकालीन की सुंदर काया, सायकाल की पीली काया, रात्रि की काली काया, सांझ की श्वेत काया। तो ऐसा लग रहा है जैसे सांझ की श्वेत काया हो। कवि ने किसकी सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है? पंक्तिबद्ध बगलों की, पंक्तिबद्ध हंसों की, पंक्तिबद्ध बतखों की या पंक्तिबद्ध कबूतरों की? तो बगलों की बात की है उन्होंने। अंधड़ से क्या अभिप्राय है? अधेड़, अंधा, अंधेरा या आंधी? बताओ क्या था यहां पर? अंधड़ से तात्पर्य है आंधी। जब शब्दों की आंधी आती है तो कविता शब्द रूप लेकर एक काव्य भावनात्मक रूप में तैयार हो जाती है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात की है? क्षण की, अंकुर की, अनंतता की या फसल की? तो यह बात की है अनंतता की। छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फसल, पल्लव, कागज का पन्ना या वर्गाकार? तो छोटा चौकोना खेत मतलब कहा गया है कागज के पन्ने को। बगलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तैर रही है। चलो देख लेते हैं भाई। यस, वेरी गुड। आशा करती हूं आपने सभी जो हमारी कविताएं थी उनसे संबंधित एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से सुना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझा है और याद रखेंगे, ताकि आप किसी तरह से जब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से लिख सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। बेटा हमेशा हम आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।